हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर एजुकेशन 360। हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट में और हमारा जो चल रहा है वो है इकाई 2। आज हम पढ़ेंगे अपना भाग 3 हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य इतिहास की जो पद्धतियाँ हमने जो पढ़ी हैं विभाजन की वो पढ़ चुके हैं हम इससे पहले। तो आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से किया गया है और आदिकाल और रीतिकाल का जो नामकरण है वो भी क्या क्या किए गए हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार जो रहे हमारे गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई ऐसा प्रयास नहीं किया था। तो इसके बाद जो हमारा प्रयास, सबसे पहला प्रयास जो माना जाता है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का माना जाता है। तो पहले प्रयास इन्हीं के प्रयास से शुरू करते हैं जो इन्होंने काल विभाजन दिया है। तो इनका काल विभाजन देखते हैं हमारा। तो इनके काल विभाजन में कुल मिलाकर 10 इन्होंने जो है इसको डिवाइड किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो पहला जो है इनका है चारण काल में बांटा है इन्होंने 700 से 1300 ईस्वी को, जिसमें इन्होंने 9 कवियों का वर्णन किया है। दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर है जायसी की प्रेम कविता, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर 5वां मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, 7वां रीति काव्य, 8वां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती और फिर 9वां है 18वीं शताब्दी, फिर 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरीके से इन्होंने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये 11 पॉइंट्स में जो है काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का। जो पूरा इतिहास जो है इन्होंने 11 पॉइंट्स में जो इन्होंने बांटा है इस तरीके से। तो इसमें कमियां क्या रह गई, एक तो इनका जो है देखिए आप इसमें 14वीं शती का लोप है। यहाँ से आप पहली और दूसरे पॉइंट में देखिए 700 से 1300 ईस्वी लिया है, इसमें फिर 15वीं शती सीधा आ गया। तो 1400 वाली जो इसमें जो पूरा 100 साल का जो है इसमें गैप आ गया है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही बन जाता है कि 14वीं शती का जो शताब्दी का इसमें जो है लोप कर दिया है इसमें। फिर ये वैज्ञानिक विभाजन भी नहीं है। दूसरा, कालों का जो नामकरण है इन्होंने किसी एक आधार पर नहीं किया, कभी किसी का नाम कुछ रख दिया है, किसी का नाम कुछ रख दिया है। केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन इन्होंने कर दिया है। जिस काल का इनको जो प्रवृत्ति लगी है वैसा ही नाम इन्होंने रख दिया है। जैसे कि देखिए यहाँ पीछे एक बार बैक चलते हैं दोबारा से। जैसे देखिए इनको यहाँ पे इन्होंने चारण काल, इनमें 9 तरह के इनको कवि मिले तो यहाँ इन्होंने 9 कवियों का वर्णन कर दिया। फिर इनको धार्मिक पुनर्जागरण मिला तो वहाँ रख दिया, फिर इन्होंने जायसी को रख दिया। फिर ब्रज का इनको जो कृष्ण भक्ति मिली तो वहाँ रख दिया। फिर मुगल दरबार, फिर तुलसीदास रीति काव्य। तो अलग अलग जैसी इनको प्रवृत्ति मिली वैसे वैसे ये रखते चले गए और इन्होंने अपना काल विभाजन कर दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से इनके इसमें जो है काल विभाजन में दोष मिलता है हमें। फिर दूसरा आता है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। दूसरे नंबर पे इन्होंने जो है 5 भागों में बांटा है इसको हिंदी साहित्य को। तो पहला इतिहास को, तो पहला आता है इनका जो है प्रारंभिक काल, जिसके 2 हिस्से किए हैं। पूर्व प्रारंभिक काल इन्होंने विक्रमी संवत के हिसाब से करा है। तो पूर्व प्रारंभिक काल हमारा है 700 से 1343 विक्रमी संवत। और दूसरा है उत्तरारंभिक काल यानी कि 1344 से 1444। फिर माध्यमिक काल है जिसके भी 2 हिस्से हैं, पूर्व माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक, 1445 से 1560 और 1561 से 1680। फिर अलंकृत काल है, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत। और फिर यह है 1681 से 1790 और यह है 1791 से 1889। और फिर है परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रमी संवत। और फिर वर्तमान काल है 1926 से लेकर अब तक। तो ये आप देखिए इनका काल जो है, पहले तो इन्होंने 3 काल रख लिए, उन तीनों को भी इन्होंने बहुत छोटे छोटे हिस्सों में 2-2 हिस्सों में बांट दिया है इन्होंने इस तरीके से। फिर परिवर्तन काल इन्होंने नाम दे दिया है, फिर उन्होंने एक वर्तमान काल नाम दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसी जो है प्रवृत्ति के ऊपर कोई नाम रखा नहीं है कि जो भी कोई प्रवृत्तियाँ चल रही हैं उसको इन्होंने कोई ध्यान में रखा नहीं है मिश्र बंधुओं ने। और आगे देखते हैं, इसको अभी ऊपर वाले पॉइंट को बाद बढ़ाती हूँ। इनका जो विभाजन है मिश्र बंधुओं का वो विभाजन एक तो स्पष्ट नहीं है। दूसरा, इनका जो परिवर्तन काल जो इन्होंने दिया है वो अनावश्यक रूप से दे दिया है। फिर काल विभाजन का इनका कोई स्पष्ट आधार नहीं दिखता, सिर्फ इन्होंने पहला आरंभिक काल दे दिया। इस तरीके से इन्होंने जो है 2-3 जो नाम दिए इन्होंने सारे देखिए। सबसे पहले प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल। आपको इनसे कोई लिंक भी नजर नहीं आएगा एक दूसरे का आपस से। तो आपको देखिए नाम इनका ना तो कोई काल विभाजन स्पष्ट कर रखा है इन्होंने, तो इस तरीके से कोई स्पष्ट आधार भी नहीं मिलता इनका इसमें। फिर ग्रियर्सन की भांति इन्होंने 700 से
जो है 1500 विक्रमी संवत को हिंदी साहित्य के साथ संबद्ध कर दिया, जो कि अपभ्रंश का काल है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 700 से 1300 जो विक्रमी संवत है ये अपभ्रंश काल का टाइम है। इन्होंने इसी को हिंदी साहित्य में भी डाल दिया है, जबकि ये नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये अपभ्रंश का टाइम पीरियड है। क्योंकि जब हमने पढ़ी थी पाली प्राकृत अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी आती है, तो अपभ्रंश के टाइम को इन्होंने हिंदी में डाल दिया है, जो कि इन्होंने गलत काम है यहाँ पे, इसलिए ये इनका जो है सही टाइम पीरियड के हिसाब से सही नहीं है। फिर कालखंडों के नामकरण में इन्होंने विभिन्न पद्धतियां अपना दी हैं, एक जैसा आधार नहीं है सबका अपनाने में। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो मिश्र बंधुओं का भी जो सही नहीं लगता हमें, जो भी इन्होंने काल विभाजन किया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब विक्रमी संवत की बात आती है तो मैंने आपके लिए नोट डाला है यहाँ पे, जब हमें ईस्वी को विक्रमी संवत में चेंज करना हो यहाँ पे, या विक्रमी संवत को ईस्वी में चेंज करना हो, तो उसका मेथड क्या होता है। जो हमारे विक्रमादित्य थे वो यीशु मसीह से 57 वर्ष बड़े थे। बस आपको ये वाला पॉइंट याद कर लेना है कि विक्रमादित्य यीशु मसीह से 57 वर्ष बड़े थे। तो 2019 चल रहा है, एग्जाम्पल मैंने यही ले लिया है। तो 2019 ईस्वी है और 57 वर्ष बड़े हैं हमारे विक्रमादित्य, तो 57 वर्ष इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 2076। इसका मतलब 2019 ईस्वी का मतलब क्या हो गया 2076 विक्रमी संवत चल रहा है, और 21 सदी तो हम कहते ही हैं इसको। तो इस तरीके से अगर आपको ईस्वी को विक्रम संवत में बदलना है तो आपको इसमें +57 करना होगा। अगर आपको विक्रमी संवत को ईस्वी में बदलना है तो आपको -57 करना होगा। बस आप ये 2 रूल फॉलो कर लीजिए। इस तरीके से आप किसी भी विक्रमी संवत को ईस्वी में याद कर सकते हैं और किसी भी ईस्वी को विक्रमी संवत में याद कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं। फिर तीसरा, मिश्र बंधुओं के बाद आता है हमारा तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, जिसको आधार मानकर हम अपना पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। इनका जो है 1929 ईस्वी में जो है हमने पढ़ा भी था। 1929 में जो हमने इनका वो उसकी भूमिका में शब्द सागर की भूमिका जो लिखी गई थी, उसी के रूप में इनका हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। तो 1929 में इनका आया है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला इन्होंने जो लिखा है वो है आदिकाल, यानी उसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। संवत में ही है इनका भी 1050 से 1375। फिर पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल है 1375 से 1700। अब देखिए इन्होंने 700 से 1300 वाला टाइम पीरियड जो है 700 से नहीं लिया है, इन्होंने डायरेक्ट 1050 से लिया है, यानी कि अपभ्रंश का टाइम पीरियड इन्होंने लगभग थोड़ा सा छोड़ दिया है। फिर उत्तर मध्यकाल है रीतिकाल 1700 से 1900, और फिर आधुनिक काल आता है गद्य काल 1900 से 1984। इनका जो टाइम पीरियड है फिर भी हमें बेटर लगता है मिश्र बंधुओं से और जॉर्ज ग्रियर्सन का जो विभाजन किया है उससे ज़्यादा। फिर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जो उनको डॉक्टर राम कुमार वर्मा को लगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है उसमें भी त्रुटियां हैं, तो उसको उन्होंने संशोधित करने की कोशिश करी है। तो उन्होंने क्या करा, जो आदिकाल था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पहला वाला, उसको उन्होंने और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये वाला संधि काल और चारण काल में। तो इस तरीके से इन्होंने इसको 2 पार्टों में स्प्लिट कर दिया, संधि काल और चारण काल बना दिया है। उसका संधि काल का टाइम पीरियड रख दिया है 750 से 1000 संवत, और चारण काल को रख दिया 1000 से 1375। और आप यहाँ पे देखिए जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने 1050 से 1375 तक जो है आदिकाल रखा है, उसके बाद उन्होंने भक्ति काल रखा है। और इसी पहले वाले पार्ट को ही राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल 2 भागों में बांट दिया है। फिर 3 जो नीचे के हैं बाकी इनका सेम है, बस आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने 1984 संवत तक मान लिया है, और बाकी राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल को अब तक माना है 1900 से अब तक। तो राम कुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल जो है 1375 से 1700, और रीति काल 1700 से 1900 सेम है रामचंद्र शुक्ल वाला, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो इस हिसाब से रामचंद्र शुक्ल का और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो है पहला वाला पॉइंट अलग अलग है। एक तो उन्होंने जो है देखिए यहाँ पे आदिकाल को जो 1050 से 1375 माना है, और उन्होंने राम कुमार वर्मा ने इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी कि संधि काल और चारण काल के रूप में बांट दिया है, यहाँ पे इन दोनों में स्प्लिट कर दिया है। और लास्ट वाला जो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल जो दिया है 1900 से 1984 संवत, वही जो है राम कुमार वर्मा ने 1900 से अब तक डाल दिया है यहाँ पे। तो ये चेंजेस करे गए हैं इसमें।
7वीं से 8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य मानना भ्रामक है, क्योंकि यह अपभ्रंश काल है। जो इन्होंने राम कुमार वर्मा ने किया, इन्होंने संधि काल जो डाला है यहाँ पे 750 से 1000, इन्होंने भी गलत किया है, क्योंकि 7वीं से 8वीं शताब्दी जो है हमारा अपभ्रंश काल है, उसमें अपभ्रंश का टाइम चल रहा है। तो शुक्ल जी के काल विभाजन का परिष्कृत रूप जो उन्होंने करने की कोशिश करी है राम कुमार वर्मा ने, वो भी हम इसे नहीं कह सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद 5वां काल विभाजन हमारा आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इसमें जो है इनकी पुस्तक थी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है काल विभाजन जब किया है। पहला है प्रारंभिक काल यानी कि आदिकाल, अब इन्होंने ईस्वी में लिखा है 1184 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी और आधुनिक काल 1857 से अब तक। लेकिन जितने भी हमने काल विभाजन अभी तक देखे, हमें सबसे सटीक जो लगता है वो अपना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही काल विभाजन हमें सबसे सही लगता है, और उसी के हिसाब से हम अपना हिंदी साहित्य का इतिहास आज तक पढ़ते आ रहे हैं। अब देखते हैं नामकरण की बात हम करते हैं। आदिकाल के नामकरण जो किए गए हैं विभिन्न लोगों के, विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा, कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है, और जो उन्होंने काल विभाजन किया उसी में हमने पढ़ ही लिए हैं काफ़ी सारे कि क्या क्या नाम रखे गए हैं। चारण काल जो नाम है वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही है। फिर प्रारंभिक काल जो है मिश्र बंधु के द्वारा है। बीजवपन काल जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। याद करने का तरीका ये है कि सिद्ध का भी स होता है, राहुल सांकृत्यायन का स है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर वीर काल का वी और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का भी वी, इस तरीके से आप अपने हिंट खुद बना सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं संधि काल और चारण काल भी बताया मैंने आपको। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कोशिश की है रामचंद्र शुक्ल के का उसको परिष्कृत रूप देने की, तो उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है उनका जो वीर का जो पहले वाला काल है उनका आदिकाल जिसे हम बोलते हैं। तो संधि काल और चारण काल राम कुमार वर्मा का दिया हुआ नाम है। फिर आदिकाल जो नाम हम आज तक बोलते आ रहे हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया हुआ है। तो सबसे सटीक जो नाम है आदिकाल वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे राउंड लगा दिया था। यहाँ पे आधार काल की बात करें वो नाम दिया है सुमन राजे जी ने, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास करके जो है इन्होंने साहित्य इतिहास की पुस्तक लिखी है। वो जो क्योंकि नारियों के बारे में नहीं लिखा गया इसलिए इन्होंने जो है रुष्ट होकर वो किताब लिखी थी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था इनके बारे में। फिर रीतिकाल का नामकरण की बात करते हैं। रीतिकाल का जो नाम है रीति काव्य जो दिया है नाम वो जॉर्ज ग्रियर्सन जी का दिया हुआ है। अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधु। रीतिकाल जो नाम हम पढ़ते हैं वो दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और फिर श्रृंगार काल नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कला काल नाम दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इस तरीके से ये 5 नाम रीतिकाल के भी दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो है 5 नाम हमारे रीतिकाल के दिए हुए हैं, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये हमने देखा इसमें 5 प्रकार के हमने विभाजन पढ़े हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन, और 2 प्रकार के हमने आदिकाल के और रीतिकाल के नामकरण देखे हैं। तो आप इनको पढ़िए, आप इनको याद करिए। मेनली तो ये फैक्ट्स ही हैं और याद करने वाला इसमें काम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यूँ ही आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।